अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक एडवांस फॉर्म है जो कि हमारी आसानी के लिए है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक स्टूडेंट का डेटा बनाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट के डेटा के अंदर पहले नेम उसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी एज ले लेते हैं, इंटीजर इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद जो है मार्क्स ले लेते हैं इसके, कोई भी, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट का डेटा है। तो ये तो एक स्टूडेंट का डेटा है, यहाँ पर देखें। और इसी तरह हमारे पास अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट है, तो उसका डेटा हम कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमें जो है इन सारी चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि नेम के लिए हर स्टूडेंट का अलग नेम है। तो उसके लिए मुझे जो है मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट है तो मुझे 100 वेरिएबल नेम का बनाना पड़ेगा। इसी तरह 100 वेरिएबल एज का, 100 वेरिएबल मार्क्स का। और वेरिएबल का नाम एक जैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसा नाम भी नहीं रख सकते। यहाँ पर मैं अगर मिसाल दूँ नेम, एक और हमारे पास है कोई स्टूडेंट, वहाँ उसका डेटा। तो यहाँ हम वेरिएबल जो है एक जैसा नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब हम रन करेंगे तो इशू आएगा। मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ पर देखें एरर शो कर रहा है कि नेम आपने पहले यूज़ किया है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर नेम 1 लगाऊंगा, इसी तरह नेम 2, 3, 4 इसी तरह। तो स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट होंगे उतने मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे नेम के लिए। इसी तरह वही कहानी एज के लिए भी रिपीट होगी, वही कहानी मार्क्स के लिए भी रिपीट होगी। तो ये कितना मुश्किल है। तो इसी चीज़ के सोल्यूशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास आती है। तो उसके लिए हम देखेंगे, हम स्टूडेंट की एक क्लास बना देंगे, ठीक है। और उसी क्लास की मदद से हम तमाम स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करेंगे। तो इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्लास बनाने के लिए मेन फंक्शन से बाहर आएँ, यहाँ पर कीवर्ड लिखें क्लास, ठीक है। आगे क्लास का कोई नाम, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम रखूँगा, स्टूडेंट, ठीक है। तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें क्लास का, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं इसके एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करूँगा और फिर आगे चल के इसे यूज़ करेंगे। तो मैं इसके अंदर उसी तरह स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम। तो इसे कोई वैल्यू यहाँ पर मैं असाइन नहीं करूँगा, इंट एज, इसी तरह इंट मार्क्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर इन्हें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि मैं कोई एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहा। यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हर स्टूडेंट का जो डेटा है वो उसी के हिसाब से मैनेज होगा। यहाँ पर मैंने कोई चीज़ फिक्स नहीं करनी। ये क्लास तो बन गई हमारे पास, क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कहाँ से आएगी। इन्हें ज़ाहिर है कोई ना कोई वैल्यू तो देनी होगी। जैसे मेन फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे थे, आगे वैल्यू लिख रहे थे। तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आएगी। मैं आगे अगर वैल्यू लिख दूँ तो वो तो किसी एक स्टूडेंट के लिए फ़िक्स हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा डायनामिक बने, ताकि मैं हर स्टूडेंट का डेटा जो है यहाँ से भेजूँ, मेन फंक्शन से भेजूँ। तो इसके लिए हमें जो है स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह होता है, बस उसका जो है कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे मेन यहाँ पर फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर जो होगा स्टूडेंट क्लास का, वो उसका नाम भी वही होगा जो क्लास का नेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये उसी तरह एक फंक्शन है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर कोई कोड लिखना चाहूँ तो मैं इसका ये ब्लॉक शुरू कर सकता हूँ, यहाँ पर करली ब्रेसेस, ठीक है। और अगर मुझे इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखनी तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है इन वेरिएबल्स या जितने एट्रीब्यूट्स उस क्लास के अंदर हैं उनकी वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो उसके लिए कैसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पर सिंपल दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस, DHIS, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज और दिस डॉट मार्क्स। इसका मतलब क्या है, मार्क्स, इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब वही है जैसे हम जो है पैरामीटर पास करते थे किसी भी फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हम इंट लिखते थे और आगे वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह हमने नहीं लिखा, हमने कुछ मुख्तलिफ तरीके से लिखा है दिस डॉट नेम। तो दिस का मतलब ये होता है, ये दिस कीवर्ड जिस क्लास के अंदर यूज़ होगा उसी क्लास को जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब दिस का मतलब है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्टूडेंट जो क्लास है उसके अंदर जो वेरिएबल है नेम, ठीक है, उसको वैल्यू, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो डायरेक्ट इसे असाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू पास करेंगे वो डायरेक्ट नेम को मिल जाएगी। इसी तरह एज के अंदर जो पास करेंगे वो एज को मिल जाएगी। इसी तरह मार्क्स के अंदर जो पास करेंगे वो मार्क्स को मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, और आगे इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट भी दे सकते हैं स्मॉल लेटर में, या OBJ लिख देते हैं फ़िलहाल आप लोगों की आसानी के लिए OBJ। यहाँ पर आगे स्टूडेंट, फिर वही क्लास का नेम स्टूडेंट, लेकिन इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करने हैं। कौन से पैरामीटर, यहाँ देखें इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर, और यही हमें यहाँ पर पास करने हैं। सबसे पहले नेम पास करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हम एज पास करेंगे, उसके बाद मार्क्स पास करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ। यहाँ पर देखें अब क्या है, हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर उस स्टूडेंट का डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट का, या यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट 1, ठीक है। ये किसी एक स्टूडेंट का डेटा है, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट का डेटा। अब मैं क्या करूँगा, अब इसी स्टूडेंट 1 ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से मैं इन तमाम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ नेम को प्रिंट करवाना, ठीक है, मैं लिखूँगा प्रिंट यहाँ पर स्टूडेंट 1 डॉट नेम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट 1 का जो नेम है उससे प्रिंट करेगा। यहाँ देखें इसने अली प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब इसी स्टूडेंट 1 जो इसका ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल, कोई भी एट्रीब्यूट प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर सिंपल जो है वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर का एक और यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ प्रिंट को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई और कोड लिखना नहीं था। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई कोड लिखें, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ नेम को, तो क्या होगा, अब मैं करता हूँ रन, तो देखें इसने ऑटोमेटिक जो है प्रिंट कर दिया है नाम। तो ऐसा क्यों किया है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, कंस्ट्रक्टर जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर यानी कि ये डेटा भी पास हो गया और इसके अंदर जो स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यानी कि यूँ समझ लें कंस्ट्रक्टर को ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ख़ुद ब खुद कॉल होता है, इसे कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब एक और काम करते हैं, इसी क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं स्टूडेंट का डेटा शो करवाने के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड, इसका नाम लिखता हूँ शो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज़ मुझे पास नहीं करनी, सिंपल मैं यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवाऊँगा। क्या करूँगा, प्रिंट यहाँ पर नेम करूँगा, उसके बाद प्रिंट एज। मैं अलग अलग भी करवा सकता हूँ, इकट्ठे भी करवा सकता हूँ, जैसे आप लोग चाहें आप वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 डॉट, इसकी मदद से मैं शो फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखें इसने प्रिंट कर दिया है। इसी तरह अब मैं इसी तरह जितने भी फंक्शन बनाऊँ स्टूडेंट के अंदर बना सकता हूँ, वैसे ही जैसे फंक्शन हमने पहले बना के देखा था। तो जो फंक्शन हम स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाएंगे, जो जो चीज़ हम इसके अंदर बनाएंगे, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये था एक स्टूडेंट का डेटा। इसी तरह हम कोई और स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, यहाँ पर नीचे
उसी तरह स्टूडेंट 2, अब जहाँ ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट 2 रखेंगे क्योंकि एक जैसे नाम नहीं रख सकते। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ कोई डेटा पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं कोई डेटा पास, ऐसे डमी डेटा कोई, ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट 2 बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा स्टूडेंट 2 डॉट शो करूँगा, स्टूडेंट 2 के डेटा को शो करूँगा। यहाँ 1 के डेटा को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, फ़िलहाल शो नहीं करवाता, रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसने स्टूडेंट 2 का डेटा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अब ये स्टूडेंट क्लास हमारे पास एक मॉडल बन गई है, ठीक है। इसे मॉडल क्लास भी बोलते हैं, एक नमूने के तौर पर है, ठीक है। तो ये हमारी आसानी के लिए है, तो हम इसे एक डेटा टाइप की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कोई डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, कोई भी है, बूलियन है, उसी तरह हमने अपनी मर्ज़ी की एक डेटा टाइप बना ली, अपनी मर्ज़ी की एक क्लास बना ली जो कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी। इसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स हमारी अपनी मर्ज़ी के होंगे, जो जो चीज़ें हम रखें उसी तरह, और फिर इन्हें इनिशियलाइज़ करके हम यूज़ करेंगे। तो ये कितना आसान हो गया है हमारे लिए। इसी तरह ये क्लास है एक स्टूडेंट नाम की, इसी तरह हम कोई और बना लेते हैं, यहाँ पर कोई और क्लास बना लेते हैं, उसे नाम दे देते हैं पर्सन। ये सिंपल किसी पर्सन के लिए होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मैं इससे पहले क्लियर कर दूं सारा कुछ। पर्सन, अब पर्सन के अंदर क्या होगा, पर्सन के अंदर मसलन पर्सन का नेम रखते हैं, उसके बाद जो है उस पर्सन का क्या करते हैं, जेंडर रख लेते हैं, बूलियन मेल, यानी मेल अगर ट्रू होगा तो वो मेल होगा, अगर फॉल्स होगा तो वो फीमेल होगा। इसी तरह और क्या चीज़ रखें यहाँ पर, और एज रख लेते हैं वैसे ही जैसे हमने स्टूडेंट में रखी थी, ठीक है। अब इस पर्सन का हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसे इनिशियलाइज़ करने के लिए। पर्सन, यहाँ पर सबसे पहले दिस डॉट नेम, नेम को इनिशियलाइज़ करने के लिए, दिस डॉट मेल, मेल को इनिशियलाइज़ करने के लिए, दिस डॉट एज, एज को इनिशियलाइज़ करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ मेन फंक्शन में आते हैं, पर्सन, यहाँ पर पर्सन, तो ये हमेशा याद रखें क्योंकि क्लास का नाम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम नाम नहीं होना चाहिए, इसके तमाम जो है करैक्टर स्मॉल होने चाहिए, इस तरह, ठीक है, पर्सन। अब यहाँ पर पर्सन का डेटा यहाँ पर पास करते हैं पर्सन कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले पर्सन का नाम आएगा, उसके बाद जो है मेल या फीमेल, यहाँ हमें ट्रू या फॉल्स पास करना है, मैं यहाँ पर ट्रू लिखूँगा, और एज कोई भी कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हम जो है यहाँ पर कोई भी फंक्शन बुलाकर उसकी जो है वैल्यूज़ को शो करवा सकते हैं। तो वहाँ हमने शो नाम का फंक्शन बनाया था, यहाँ हम डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले नाम का एक फ़ंक्शन, उसके अंदर यहाँ हम लिखेंगे एक ही लाइन में सारा कुछ प्रिंट करवाते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा नेम, नेम, उसके बाद डॉलर साइन, यहाँ पर नेम, आगे मेल, यहाँ पर मैं डॉलर साइन और मेल, उसके आगे एज, डॉलर साइन एज, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पर आकर इसे कॉल करवा सकते हैं पर्सन डॉट डिस्प्ले, ठीक है, पर्सन डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पर रन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसने जो है यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स अगर हैं, हज़ारों की तादाद में चाहे पर्सन हैं, उनका डेटा हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये है फ़ायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये हमारे काम को कितना आसान बना देता है, यानी हम क्लासेस जो है कहीं पर भी बनाकर रख देते हैं और उन्हें सिंपल यहाँ से उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उनके अंदर डेटा पास करते हैं और उनके अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें कॉल करवाते हैं। तो कोई भी काम हम यहाँ पर करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी काम करवाते थे, वो सारे के सारे काम यहाँ इनके अंदर ही मैनेज हो जाएंगे। तो यहाँ हम कोई डेटा फंक्शन के अंदर भी पास करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे ये डिस्प्ले है, मैं यहाँ मिसाल के तौर पर इनको मैं मिटाता हूँ, यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, उसका नाम MSG मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है।
प्रिंट मैसेज। ठीक है, अब जब भी हम इसको कॉल करवाएंगे डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, जो कि पर्सन क्लास के अंदर है, तो इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे फिक्स किया है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब रन करते हैं, देखें इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारा कुछ क्या है, ये क्या कहानी है और क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप लोगों के लिए इसका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सिंपल हम जो है एक क्लास बना के रख देते हैं, उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसे यूज़ करते रहते हैं जितनी बार। अब क्लास तो एक है, लेकिन ये हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स के या पर्सनस के डेटा को मैनेज कर सकती है इसी तरह प्रोग्राम के अंदर। और हम एक और काम भी इसके साथ कर सकते हैं, वो क्या है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है। मैं इसे कॉपी पेस्ट, मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर मिसाल के तौर पर 1 2 3 ये 3 पर्सन्स का डेटा है। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसकी लिस्ट भी बना सकता हूँ। हाँ, कैसे, लिस्ट, और यहाँ पर जैसे पहले हमने लिस्ट यूज़ की थी, उसका जो डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करते थे हम, स्ट्रिंग, इंटीजर या कुछ भी। अब हम यहाँ पर क्लास का नाम लिखेंगे, हम एज ए डेटा टाइप हमारी क्लास लिखेंगे पर्सन। देखें, पर्सन नाम की लिस्ट। अब इसका नाम मैं कोई भी रख दूँ, पर्सन्स। ठीक है, और इसके अंदर, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट है, इसके अंदर मैं पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, देखें लिस्ट की मदद से मैंने इन सब चीज़ मैनेज की है। अब ये लिस्ट बन गई, हमारे पास पर्सन्स की लिस्ट है जिसमें बहुत सारे पर्सन्स का डेटा है। तो इसी तरह जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो ये पर्सन्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो एक सर्वर है उसके ऊपर 1,00,000 पर्सन्स का डेटा पड़ा है। ठीक है, तो वो 1,00,000 की लिस्ट यहाँ पर आएगी हमारे पास, और यहाँ हमें लिस्ट बन जाएगी, और इसे हम फार लूप की मदद से या किसी भी लूप की मदद से आइटरेट करके एक एक पर्सन्स के डेटा को एज ए लिस्ट शो करवाएंगे। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया ऐप या कोई भी चीज़, वहाँ पर एक लिस्ट होती है जो कि लामहदूद होती है। आप फेसबुक की मिसाल ले लें, फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं तो जो ही स्क्रॉल करते जाते हैं वो हमारे पास पोस्ट जो है वो ख़त्म होने को ही नहीं आती। इसी तरह वो सर्वर से आ रही होती हैं। और इसी तरह कोई इस एक लिस्ट होती है पोस्ट नाम की। ठीक है, और पोस्ट का एक मॉडल क्लास बनी पड़ी होती है इस तरह से, जैसे ये पर्सन है और पोस्ट की इसी तरह एक क्लास बनी पड़ी होती है। उसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, पोस्ट की आईडी, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, पोस्ट का इमेज, इसी तरह डेट, टाइम, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, और वो हमें लिस्ट के अंदर मिल जाती है, लिस्ट के अंदर, और लिस्ट को हम 1 बाय 1 ऐसे शो करवाते जाते हैं। तो ये सारी कहानी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को ये अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि फ्लटर के अंदर सारी कहानी इसी के गिर्द घूमनी है। क्योंकि उसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब काम करेंगे तो हमने इसी तरह ही पर्सन्स का डेटा, जैसे है स्टूडेंट का डेटा है, पोस्ट हो गए, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हम हर चीज़ के लिए एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, और हर क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, उन्हें मैनेज करना। और एक मज़े की बात बताऊं, सर्वर के ऊपर जहाँ पर आप डेटा स्टोर करवाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, वहाँ पर जो है आप लोगों ने टेबल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। हर डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाते हैं, तो ये पर्सन है, इसी तरह पर्सन नाम का वहाँ टेबल होगा, तो तमाम पर्सन्स का डेटा वहाँ पर पड़ा होगा। और वहाँ जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना उस डेटा के, पर्सन के साथ जुड़े हुए तमाम एट्रीब्यूट्स, जैसा कि नाम, मेल, एज, जो चीज़ें वहाँ डेटाबेस में पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। डेटा वहाँ जाएगा, वहाँ से आएगा, सारा कुछ। तो बार बार कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, ताकि आप लोगों को आगे फ्लटर में कोई इश्यू ना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।